नया चैप्टर है और नया बेहतरीन तरीके का इजी चैप्टर है, समझ में आने वाला चैप्टर है, आसानी से नंबर दे के जाने वाला चैप्टर है। इसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, शायद अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एक फिजिक्स का ब्रांच होता है ना। फिजिक्स के टोटल 6 ब्रांच में एक ये भी ब्रांच होता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर और हीट के बारे में पढ़ते हैं या इनके इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो what is thermodynamic? It is the branch of physics where you can study about temperature and heat and their interconversions. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। अब नाम से यहाँ पता चल रहा है बेटा, थर्म मीन्स होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है यहाँ पर क्या होना, चेंज होते रहना, है ना। इसका मतलब यहाँ हीट चेंज होता रहेगा। हो सकता है जैसे मान लो अभी हम नहा के आए, हमको बड़ा ठंडा लगता है, रजाई में घुस जाते हैं तो थोड़ा ठंडा कम लगने लगता है। इसका मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हीट चेंज हो रहा है। अगर इसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हो, समझ लेना। जिसको बोला जाता है क्या, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर यू कैन स्टडी अबाउट हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर इंटर कन्वर्जन्स। लिख लो फटाफट एक लाइन में तो, थर्मोडायनेमिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, it is a branch of physics that deals with the concept of, it is a branch of physics that deals with the concept of, that deals with the concept of heat and temperatures, that deals with the concept of heat and temperatures and the interconversion of heat and the interconversion of heat and other form of energy and other form of energy is called thermodynamics. It's called thermodynamics. ठीक है, तो यहाँ किसके बारे में पढ़ते हैं, हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, या फिर इन ये जो हीट होता है वो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इंटर कन्वर्जन हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा, पहला टॉपिक आएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था एक चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, याद रहा क्या कुछ? उसमें एक वर्ड आया था, पहला ही वर्ड आया था सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम, याद है किसी को? अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सिस्टम। लेकिन अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे, अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इन तीन का एक खेल होगा आगे। एक फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन में बोलते हैं। एक इसमें जो N होता है बेटा वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब ये कांस्टेंट है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। बचे क्या, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जो चेंज होता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे अगर आपके पास एक इक्वेशन लिख दें 3x + 2y = 4, तो हम इसमें पूछे कांस्टेंट कौन कौन है, तो इसमें कांस्टेंट है एक 3, एक 2 और एक 4। वेरिएबल्स कौन कौन है, एक x और एक y। x और y कुछ भी हो सकता है, x चेंज करो y चेंज होगा, y चेंज करो x चेंज होगा। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकता हो या चेंज होता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। तो जैसे यहां पर हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT में N और R क्या है, कांस्टेंट। चेंज क्या हो सकता है, PV एंड T, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकता हो। तो अगर हम बोलें थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और उन सारे पार्टिकल्स का क्या क्या होगा, क्या क्या चेंज हो सकता है बताओ, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसी को हम क्या बोलते हैं, thermodynamic system. So what is thermodynamic system? It is the collection of large number of particles having certain value of
प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो लिखो फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्ड नेक्स्ट हेडिंग थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए, इट इज an assembly of large number of very large number of particles, an assembly of very large number of particles having certain value of pressure, volume and temperature. Pressure, volume and temperature is called thermodynamics system. ठीक है, अब दूसरा होगा सराउंडिंग्स क्या होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में दो सब बातें छोटी छोटी टर्म है यूज होगा। सराउंडिंग्स, इस सिस्टम को छोड़कर किसके बाहर जो कुछ भी है वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग्स। ठीक है, जैसे मैं हूं सिस्टम, तो मेरे चारों तरफ ये जो सब कुछ है माहौल, ये क्या कहलाएगा? सराउंडिंग्स। ठीक है, तो लिख लो एवरीथिंग outside the system, everything outside the system which have a direct effect on the system, which have a direct effect on the system is called its surrounding. Called its surroundings. ठीक है, अब सराउंडिंग क्या था? सिस्टम के बाहर जो भी चीजें हैं जिसका पूरा इफेक्ट किस पे पड़ रहा हो? सिस्टम पे पड़ रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग्स। जैसे बोलते हैं ना, अगर आप गंदे माहौल में रहोगे तो गंदे बच्चे बन जाते हो, अच्छे माहौल में रहोगे तो कैसे बच्चे बन जाते हो? अच्छे। ऐसे पेरेंट्स मानते हैं कि नहीं कि अच्छे बच्चों से दोस्ती करो, मतलब आपकी सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए? अच्छी हो, तो आप भी कैसे होंगे? अच्छे। और आप लड़ाई झगड़ा मारपीट वाले लड़कों के बीच में रह रहे हैं, तो आपकी जब सराउंडिंग्स ऐसी है, सिस्टम भी उस पर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पक्का पड़ेगा, हम भी मारपीट करने वाले बन सकते हैं, है ना? तो जैसा सिस्टम, जैसा सराउंडिंग्स होगा उसी हिसाब से सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। एंड व्हाट इज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल? थर्ड पॉइंट जल्दी बता दो। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या है? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स कौन कौन है? कौन कौन है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ना, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। तो लिख लो फटाफट एक लाइन में, द क्वांटिटी लाइक्स प्रेशर, volume and temperature which helps us to study the behavior of thermodynamic system, which helps us to study the behavior of thermodynamic system are called thermodynamic variables. And fourth point, equation of state, ये होता है PV इज इक्वल टू nRT। एक मैथमेटिकल रिलेशन किसके किसके बीच में? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं?
इक्वेशन ऑफ स्टेट या आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो लिख लो फटाफट एक लाइन में। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन pressure, volume and temperature of a thermodynamic system is called its equation of state. Is called its equation of state. Formula PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. हो गया? समझ में आया? थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या था, जल्दी से बताओ। A collection of large number of particles having certain value of pressure, volume and temperature is called thermodynamic system. Surroundings क्या था? Everything outside the system which have direct effect on the system is called surroundings. And what is thermodynamic variable? Pressure, volume and temperature, which is used to study the thermodynamic system, is known as what? Thermodynamic variables. And what is equation of state? A mathematical relation between pressure, volume and temperature is called thermodynamic equation of state और आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, वह है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। सारे के सारे बच्चे समझेंगे। सपोज करो मैंने एक डोर का हैंडल ऐसे जाकर पकड़ लिया, तो कुछ देर के लिए हमें कैसा महसूस होगा? ठंडा। कब तक? जब तक कि हमारे बॉडी से हीट निकलेगी और उस डोर के हैंडल में ट्रांसफर होगी। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो हीट ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, है ना। मतलब हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, मतलब कब बंद होगा? जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? इक्वल हो जाए, तब हीट ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम और डोर हैंडल दोनों का टेम्परेचर हो गया सेम, और दोनों का टेम्परेचर हो गया सेम, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। रजाई के अंदर ठंडे के दिन में बैठते हो तो मम्मी पहले से बैठी रहती हैं, बेचारी रजाई गरमाई रहती है। तुम जाके अंदर बाद में घुसते हो, पैर ठंडा रहता है, तो मम्मी के पैर में छुआते हो तो थोड़ा ठंडा लगता है मम्मी को। क्यों होता है भाई साहब? क्योंकि आपका टेम्परेचर कम है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट ज़्यादा से मतलब हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर करती है। कब तक ट्रांसफर करती है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल सा फंडा है। अब जैसे एक आप कैंडल ले लो, उसके ऊपर एक पिन लगा लो, ऐसे छुओ, कब तक हीट ट्रांसफर होगा? जब तक कि इधर कैंडल का हीट और इधर का हीट, मतलब जब तक कैंडल का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर दोनों क्या हो जाए? सेम ना जाए, तब तक टेम्परेचर क्या मतलब हीट क्या होगा? ट्रांसफर होता रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं ना कि आप कैंडल इसके ऊपर रखे हो तो पिघल गया, कैंडल पिघल करके मेल्ट हो गया, ऐसा हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब दोनों का टेम्परेचर जब तक बराबर ना हो जाए तब तक हीट ट्रांसफर होता रहता है। जैसे दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो हम बोलेंगे क्या? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। ठीक है, तो लिख लो एक नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, थर्मल इक्विलिब्रियम लिख लो। Two systems are said to be in thermal equilibrium with each other. Two systems are said to be in thermal equilibrium with each other if they have same temperature. Two systems are said to be in thermal equilibrium with each other
इफ दे हैव सेम टेम्परेचर, अगर दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो कैसा कहलाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम है। दैट इज TA इक्वल टू TB, दैट इज TA इक्वल टू TB, टेम्परेचर ऑफ A और टेम्परेचर ऑफ B क्या हो जाए, सेम हो जाए। हो गया, वेरी गुड। वीडियो वाले बच्चों समझ में आ रहा है, यस नो बोलो बच्चों। सिर्फ 3 का आवाज आया है अभी तक हमें। यस सर, यस सर। वेरी गुड। हमको जब बोलना पड़ता तब लोग बोलते हैं, ये भी एक तकलीफ वाली बात है। ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में तब होता है जब हम बोल रहे हैं यस सर, तो सारे के सारे बच्चे बोले यस सर, समझ में आया। इसका मतलब टेम्परेचर अभी दोनों का बराबर नहीं है। अच्छा, भी बराबर करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं। सबके घर पे कुछ चीज़ें होंगी। सबके घर पे गिलास है पानी पीने वाला, किसके किसके घर पे है, सबके घर पे है, वेरी गुड। आइए तो अब हम लोग बात करेंगे, 2 इंपॉर्टेंट टर्म समझने का प्रयास करेंगे। एक को हम बोलेंगे कंडक्टिंग वॉल और आइसोथर्मल वॉल। और दूसरा को हम बोलेंगे इंसुलेटिंग वॉल। इसको लिखना नहीं है, पहले समझना है। और एडियाबेटिक वॉल। ठीक है, इसको सिर्फ समझना है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, इस वजह से सिर्फ समझना है, अब ध्यान से समझना है। सपोज करो आपके घर पे एक ग्लास रखें ऐसा, और उसके ऊपर ढक्कन भी है। ग्लास के ऊपर आप ढक्कन भी रखें ऐसे से, कैप। आप ग्लास में रखते हैं खूब गर्मा गर्म पानी, नॉर्मल ग्लास आपके पास है, स्टील का ग्लास है और स्टील का ढक्कन है सपोज, ठीक है। आप इसके अंदर रखते हो गरम गरम चाय, गरम चाय की प्याली हो, रख दिया। उसके ऊपर से कैप को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। 1 घंटे बाद हम जाते हैं, हमको चाय पीने का मन कर रहा है, हमने ढक्कन खोला, चाय पीना स्टार्ट करेंगे तो मुझे कैसा महसूस होगा, ठंडा या गर्म? क्यों ठंडा हो चुका होगा? ऐसा इस वजह से हो रहा होगा बेटा, क्योंकि ये जो वॉल है, ये जो वॉल बना था, ये वॉल कैसा है, ये वॉल कंडक्टिंग है। और कंडक्टिंग वॉल क्या करता है, अंदर की हीट को बाहर और बाहर की हीट को अंदर करना अलाउ करता है, एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ करता है। मतलब यहां जो सिक्योरिटी गार्ड है वो थोड़ा कमजोर किस्म का है, डर जाता है। बाहर वाला हल्का कहेगा हम अंदर आई, कहेगा अच्छा ठीक है जाओ। अंदर कहेगा हम बाहर जाई, कहेगा अच्छा ठीक है जाओ। मतलब डरपोक किस्म का है, अंदर और बाहर की हीट को क्या करता है, एक्सचेंज होना, हाँ, अलाउ कर देता है। तो ऐसे वॉल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग वॉल। दूसरा एक वॉल होता है बेटा, उसका नाम होता है इंसुलेटिंग वॉल या एडियाबेटिक वॉल। जैसा कि आप लोग एक मग देखा है, या आप सबके घर पे शायद होगा मेरे हिसाब से, वो मिल्टन वाला बॉटल जो आता है ना, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, मिल्टन मेरे घर का नाम है, तो कोई कॉपीराइट नहीं आनी चाहिए, है ना। तो हम मिल्टन टाइप का या फिर वो ऐसा बॉटल ले लेते हैं, देखा है कि नहीं? वैसा एक बॉटल आता है, उसके अंदर पानी डाल दो, गर्म पानी डाल दो, और सुबह गर्म पानी डालते हो, रात में भी देखोगे तो कैसा रहता है, गर्म ही रहता है। क्यों भाई साहब? इसका मतलब ये भाई साहब बाहर की हीट को बाहर ही रहने देते हैं और अंदर की हीट को अंदर ही रहने देते हैं। इन दोनों के हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करते, या हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता। मतलब अंदर की हीट बाहर जाना चाहता है, लेकिन ये बहुत सिक्योरिटी एकदम टाइट है, Z+ सिक्योरिटी, तुमको बाहर नहीं जाना है। बाहर वाला अंदर आना चाहेगा। हम मोदी जी से, यह मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी कहेंगे हम बाहर जाना चाहते हैं दर्शकों में,
तो जेड प्लस सिक्योरिटी बोलेगा नहीं आपको जाना ही नहीं है, मार देंगे सब गोली वोली। बाहर वाला क्या कहेगा, हम अंदर मोदी जी से मिलना चाहते हैं, फिर सिक्योरिटी का नहीं हम तुमको जाने नहीं देंगे, बदमाशी करो जा करके, हमारे शिकायत कर दोगे तब। सो मोटी मोटा क्या हुआ, अंदर की हीट और बाहर की हीट आपस में एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ वॉल को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग और एडियाबैटिक वॉल। वहां हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, इसी वजह से पानी गर्म का गर्म ही रह जाता है, या अंदर अगर ठंडा रखा हो तो ठंडा का ठंडा ही रह जाता है। जैसा होता है वैसे ही टेम्परेचर रहेगा अंदर। नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ये सिस्टम और ये सराउंडिंग्स दोनों अपने में हीट का एक्सचेंज नहीं करते, लेकिन यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इस वॉल में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट, और यहां नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड व्हाट, एडियाबैटिक वॉल। थोड़ा सा फिगर बना के लिख लो ऐसा ही झटपट, एक तरफ ये वॉल एक तरफ ये वॉल, किसमें हीट का एक्सचेंज होता है और किसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। प्रोडक्ट से नोट कर लो आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझेंगे आप लोग पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, समझिएंगे, बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये हो गई हमारे पास एक वॉल, इस वॉल का कलर हो गया ब्लू, दूसरी तरफ हमारे पास एक ये हो गया सिस्टम ए रेड कलर का, और ये दूसरा सिस्टम हो गया बी जिसका कलर है ग्रीन। ये इसको ब्लू कर देते हैं और इसको कर देते हैं कौन सा था, ब्लैक। चलो ब्लैक, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पे भी हम छोड़ देते हैं। और तीसरा हमारे पास एक ये है, इसका कलर कौन सा कर दें, जल्दी बताओ, वाइट। चलो वाइट। अब थोड़ा थोड़ा सा वॉल का नाम सुनिएगा, कौन कौन कैसा वॉल है। ये आपके पास सिस्टम ए है, इस सिस्टम का नाम क्या है, ए। मान लो ये बहुत गर्म है, हॉट। और ये सिस्टम बी है, ये मान लेते हैं क्या है, कोल्ड है। और ये सिस्टम सी है, इसका टेम्परेचर कैसा है, मॉडरेट, नॉर्मल। यहां पर आपके पास एक वॉल दिखाई दे रहा है, इस वॉल का नाम हम लिख लेते हैं इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग वॉल। इस वॉल का नाम हम लोग ले लेते हैं कंडक्टिंग वॉल। यहां का टेम्परेचर है TA, यहां का टेम्परेचर है TB, और यहां का टेम्परेचर है TC। समझने का प्रयास करेंगे सब लोग, पहले लिखेंगे कोई नहीं। इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग वॉल का मतलब क्या, यहां की हीट यहां या यहां की हीट यहां पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा ना। कंडक्टिंग वॉल, क्या यहां की हीट यहां और यहां की हीट यहां पहुंचेगा, यस सर, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल में हीट का एक्सचेंज होता है। यहां भी कंडक्टिंग वॉल, ऊपर नीचे हीट का एक्सचेंज होगा ना, ठीक है। अब हम ऐसे तीन सिस्टम बना लेते हैं, एक टेम्परेचर बहुत ए है और बी है बहुत ठंडा, और सी है आपके पास मॉडरेट। छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए, तो ये दोनों क्या आपस में हीट का एक्सचेंज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हीट का एक्सचेंज होगा कैसे, अब ये गर्म है, यहां से हीट फ्लो करेगा इधर, ये दोनों आपस में टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहेंगे, इक्वल होना चाहेंगे, और ये दोनों भी फिर आपस में क्या होंगे,
इक्वल होना चाहेंगे। कुछ देर बाद, आफ्टर 2000 ईयर लेटर, मतलब कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ये और इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा और इनका टेम्परेचर भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब TA किसके बराबर हो गया, TC के बराबर हो गया, और TB भी किसके बराबर हो गया, TC के बराबर हो गया। अब अगर TA TC के बराबर हो गया, TC TB के बराबर हो गया, तो TA और TB भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना। इसी को क्या बोला गया था, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि अगर टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, देन दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब अगर A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन आप कह सकते हो कि पहला वाला और दूसरा वाला सिस्टम भी आपस में क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही कौन कहता है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ गया, यस नो? तो लिखो फटाफट हेडिंग 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। According to 0th law of thermodynamics, according to 0th law of thermodynamics, if two system, according to 0th law of thermodynamics, if two system A and B are separately in thermal equilibrium, with the third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. Then A and B are also in thermal equilibrium with each other. ये फिगर बना करके ये छोटी सी बातें लिख लीजिएगा। Therefore TA इक्वल टू TB इक्वल टू TC, ये लिख करके ये आप लिख लीजिएगा फटाक से फिगर बना करके। तो आइए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं जो घड़ा होता है, घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है ना। तो आप लोग जब कभी भी घड़ा देखोगे तो किस चीज का बना होता है बच्चों, वो मिट्टी का, और ऐसा चौड़ा सा होता है, ऐसा ये मिट्टी का एक लेयर होता है। देखा है कि नहीं देखा है, ये मिट्टी का ऐसे लेयर्स होते हैं, ऐसा चौड़ा सा एक लेयर हो गया। मान लो ये किस चीज का है, पूरा का पूरा मिट्टी का, और यहाँ पे ऐसे बना होता है, ऐसे ये घड़ा होता है ना। इस घड़े में जब पानी आप रखते हैं, गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि भाई ये तो गरीबों का फ्रिज है। अमीरों के घर में भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों के घर में ही घड़ा होता है, सब लोग दिमाग लगाते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि घड़े की पानी ठंडा क्यों रहता है, गर्म क्यों नहीं हो जाता। तो अगर हम नॉर्मल ग्लास की बात करें, नॉर्मल आप स्टील का कंटेनर लेते हो बेटा, तो वो क्या होता है, अंदर की हीट और बाहर की हीट दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने की वजह से अगर अंदर पानी आप गर्म रखें हैं और बाहर एनवायरनमेंट ठंडा है, तो हीट एक्सचेंज करने के बाद कब तक एक्सचेंज करेंगे, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। बराबर होने के बाद हीट एक्सचेंज करना बंद कर देते हो। और देखा होगा अगर इसमें चाय रखते हो तो पानी जैसा हो जाता है, और ठंडा पानी रखते हो तो गर्म पानी जैसा हो जाता है, नॉर्मल पानी जैसा हो जाता है। लेकिन घड़े में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, जब हम घड़े को बताते हैं, घड़े जो बना होता है वो मिट्टी का बना होता है। मिट्टी के अंदर जो होता है माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे 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 होल्स। कभी भी घड़े को ऊपर से देखोगे तो हमेशा हाथ ऐसे टच करोगे तो आपको महसूस होगा उसके ऊपर पानी जैसा महसूस होगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, अंदर जो भी वाटर है वो इस पोर से रिसते हुए कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं।
कंटिन्यूअस। अंदर की वाटर किधर आ रही है? बाहर। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान समझना। मान लेते हैं बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो बाहर वाला जो टेम्परेचर वो कहां से टच, ये जो लिक्विड है इसके सरफेस पे आ रही है और यहीं से वापस ये क्या हो रही है, हीट इवापोरेट होकर बाहर चली जा रही है। क्या ये हीट अंदर इंटर कर पा रही है? क्या नहीं, पानी के बाहरी सरफेस टकराते उसको इवापोरेट करके बाहर कर दे रही है। जब ये हीट अंदर पहुंच ही नहीं पा रही है तो अंदर का टेम्परेचर कैसा होगा? ठंडा। इस तरीके से जो घड़े का पानी होता है वो क्या होता है? ठंडा रहता है ना। तो गर्मी के दिनों में अगर घड़े का पानी ठंडा है, बहुत अच्छा, उसके ऊपर बोरा उड़ा दो। देखा होगा ना जो लोग ठेले वेले पर वो कौन सा बनाते हैं, आम का पन्ना बना के भेजते हैं, तो उसको पूरा ढके रहते हैं सब पूरा बोरे से। फिर उसके ऊपर लाल रंग का, ऐसा जरूरी नहीं कि लाल रंग का ही कपड़ा ढकिए, कोई भी रंग का कपड़ा ढकिए, काला छोड़ करके, सफ़ेद ढकिए और बेहतर होगा, है कि नहीं। सो क्या होगा, जो हीट को वो बाहर का हीट को बाहर ही रहने देगा, अंदर हीट नहीं पहुंचने देता। क्यों? क्योंकि जो पोर से वाटर निकलते हैं वो यहीं से वापस क्या होते हैं, हाँ, इवापोरेट होकर बाहर चले जाते हैं, अंदर हीट पहुंच ही नहीं पाता और अंदर का टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा रहता है। इस तरीके से घड़े का पानी ठंडा रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस नो? चलिए, तो ये है घड़े की कहानी। हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है इंटरनल एनर्जी। अभी आप नॉर्मली पूछिए, मैं किसी एक लड़के की एक झापड़ मारूं तो ये कौन सी मेरी एनर्जी हुई? एक्सटर्नल। भड़ाक से मारा, दिख रहा है। अब मैं डेली, अगर कोई बच्चा छोटा सा पैदा हो रहा है तो उसके अंदर देखा होगा डेली कुछ ना कुछ ग्रोथ होती होगी, तभी तो आफ्टर 20 साल 25 साल बाद हम लोग जैसे लंबे इंसान बन जाता है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही होगी ना। इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर एक एनर्जी लग रही होगी, अंदर एक एनर्जी लग रही होगी, जिसकी वजह से बॉडी का क्या चेंज हो रहा होगा? शेप साइज चेंज हो रहा होगा, बॉडी का मोशन चेंज हो रहा होगा, है कि नहीं। इसका मतलब ऐसी एनर्जी, अब अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी की बात करें, ऐसी एनर्जी जहां पे काइनेटिक एनर्जी भी हो और पोटेंशियल एनर्जी भी लग रहा हो बॉडी के अंदर, है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। जैसे अगर मैं बोलूं, सिंपल सी बात है, एक आप मम्मी लोग देखा होगा कुकर में पानी डाल करके गैस पे स्टोव पे बैठा देती है, तो बाहर से जो आग दे रहे वो क्या हो गया? एक्सटर्नल एनर्जी। अब अंदर ही अंदर वो पानी खोल रहा होगा, उसके बाद हीट बन रहा होगा ना, जिसकी वजह से वाटर जो बबल्स है, कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, सब उबल रहा होगा, तो उनके पास क्या आ रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी भी, और साथ में क्या आ रहा होगा? पोटेंशियल एनर्जी भी। तो उसके अंदर क्या लग रहा होगा? इंटरनल एनर्जी। हर मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना हीट एब्जॉर्ब किया, आपको पता चल रहा है क्या? नहीं। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो लिख लो फटाफट एक लाइन में, जल्दी से। हाँ लिखो, इंटरनल, क्या इंटरनल एनर्जी ना, इट इज द सम ऑफ molecular kinetic and potential energy, molecular kinetic and potential energy in the frame of reference relative to which the center of mass of the system, relative to which the center of mass of the system is at rest. ऐसा माना जाए कि जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है? रेस्ट में हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब इसके अंदर बच्चों कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जिनको आपको याद रखने पड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल लगाते समय साइन कन्वेंशन, ठीक है। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना, खाना खा रहे हो, 2 पूड़ी खा करके तुम अपने आप को नेगेटिव महसूस करोगे या पॉजिटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो वहां हीट वर्क कैसा लेंगे?
हाँ वहाँ हीट को हम लोग कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे हीट एब्जॉर्ब, हीट SO by SYSTEM, सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर कोई हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और अगर हीट वो रिलीज कर रहा हो तो क्या लेंगे, नेगेटिव। तो लिखेंगे द हीट गिवन आउट, हीट गिवन आउट by the system is negative। थोड़ा सा आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा है वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर कोई सिस्टम पॉजिटिव वर्क कर रहा होगा तो पॉजिटिव। नेक्स्ट है ए पार्ट, वर्क डन बाय द सिस्टम is positive, and second one, work done on the system is negative। work done on the system, किसी सिस्टम पर वर्क डन हो रहा हो तो वो कैसा हम लोग लेंगे, नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, और दूसरा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नेगेटिव। decrease in internal energy of a system is negative। ठीक है, increase in internal energy of a system is positive। ऐसे ये कुछ साइन कन्वेंशंस है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल लगाते समय। अब न्यूमेरिकल लगाते समय आपको पढ़ना होगा कि कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कि हीट रिलीज हो रही है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो वहाँ हीट की जगह जो भी वैल्यू होगा उसको पॉजिटिव ले लीजिएगा। अगर वो हीट निकाल रहा होगा तो उसकी वैल्यू आप क्या ले लेंगे, नेगेटिव। अगर वो सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव। अगर वो सिस्टम पर वर्क हो रहा होगा तो नेगेटिव। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव, और अगर इंटरनल एनर्जी घट रहा होगा तो नेगेटिव। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको, ये न्यूमेरिकल्स में आपकी जरूरत पड़ेगी, झटपट नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, वो है इंडिकेटर डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, इंडिकेटर डायग्राम। अब बताओ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या था, पी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम इनमें से किसी दो वेरिएबल को उठा लें और इनके बीच में अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो क्या कहलाएगा, इंडिकेटर डायग्राम। तो व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। इसमें दो तरीके के डायग्राम अगर हम बात कर लें, जैसे सपोज करो बेटा यहां प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर हम यहां बात करें प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और यहां बात करें प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2, अगर ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, एरो देखिए, एरो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन। तो अगर ये एरो ऐसे चल रहा है तो ये क्या हो रहा होगा, यहां पर एक्सपेंशन। ठीक है,
मतलब बेटा क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर इस ग्राफ को हम थोड़ा सा प्लॉट कर ले तो यहाँ P1 दिखाई देगा, सॉरी यहाँ क्या दिखाई देगा, V1 दिखाई देगा, और यहाँ क्या दिखाई देगा, P1 दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर ले तो ये क्या दिखाई देगा, जल्दी बताओ, V2 दिखाई देगा, और ऐसे अगर हम ड्रॉ कर ले तो यहाँ आपके पास क्या दिखाई देगा, P2 दिखाई देगा। ठीक है, कौन आ गया भाई साहब, बड़े जल्दी आए साहब। दूसरा इन्हीं के बड़े भाई है, ये ग्राफ नंबर ए हो गया, और ग्राफ नंबर बी की अगर बात करें फिर वैसा ही ग्राफ रहेगा, लेकिन समथिंग चेंज। इधर मान लो प्रेशर हो गया और इधर आपके पास वॉल्यूम हो गया। अब मैं ग्राफ को, अभी तक एरो नीचे आ रहा था, अगर हम एरो ऊपर ले जाए तो बेटा यहां क्या लाएगा आपके पास P1 V1, और यहां क्या लाएगा आपके पास P2 V2। इसका मतलब जल्दी से बताओ, ये क्या होगा आपके पास, ये होगा V2, ये क्या होगा आपके पास P2। सिमिलरली ये क्या होगा आपके पास V1, और ये क्या होगा आपके पास P1। ये जो ग्राफ आपके पास दिखाई देगा, जिस केस में आपके पास एरो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, ये कहलाता है कंप्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों यहां पे देखो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्यों बोला गया, क्योंकि ये बता रहा है कि कब एक्सपेंशन हो रहा है या कब कंप्रेशन, इंडिकेट कर रहा है कब ये एक्सपेंड होगा या कब ये कंप्रेस होगा। एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्या है, एक लाइन में भी हम आपको समझाते हैं। जैसे सपोज करो एक कंटेनर ले लो, ठीक है, एक कुकर टाइप का ले लो, या एक आप ये ले लो, गिरो मत भाई, मेरा निडल कहाँ गया, नाम इसका आविष्कार है, लड़का हमारा आविष्कार करता रहता है, पता नहीं क्या किया वो। अच्छा मान लो ना एक आप एक सिरिंज ले लो, सिरिंज, ठीक है, सिरिंज जो बना हुआ वो प्लास्टिक का नहीं बना, सपोज करो वो स्टील का बना हुआ है, और उसमें पानी डाल दो और नीचे से गर्म करो, उसका जो, मेरी बात ऐसे समझो, ऐसे एक सिरिंज है ये आपके पास, ये स्टील का सपोज करो, ठीक है, इसके अंदर पानी है और यहाँ पर इसका पिस्टन है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ऐसे गर्म करेंगे, तो ये बताओ पिस्टन किधर जाएगा, नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, हम यहाँ गर्म कर रहे हैं बस, ये पिस्टन नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि जब गैस आपके पास हीट करते हैं या वाटर हीट करते हैं तो हल्का होता है और एक्सपेंड होने लगता है ना, तो एक्सपेंड होगा तो ऊपर जाएगा, तो इसको बोला गया एक्सपेंशन। ठीक है, मान लो ये यहां तक था, इसके अंदर पानी आपके पास खूब भरा था, एकदम गर्म पानी, एक्सपेंड हो गया यहां तक, ठीक, यहां तक। अब आपने क्या किया, इस पानी को, ये पानी मान लो गर्म था, हॉट वाटर, अब मान लो हो गया ये एक्सपेंड हो गया ऊपर तक, इसको उठा के आप क्या करते हो, इसी पूरी चीज को उठा के किस में डाल देते हो, ठंडे पानी में, चिल्ड वाटर में, क्या होगा ये तुरंत कंप्रेस हो जाएगा नीचे, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। जैसा कि आप लोग शायद देखा होगा, एक आप लोग कोका कोला का केन ले लो, ठीक है, केन देखा है, केन वाला कोका कोला किसी ने देखा है, 30 रुपए का मिलता है, बड़ा सस्ता है यार, तो उसमें का कोका कोला तुम पी जाना, केन हमारे लिए लेके आना, ठीक है। उस केन को क्या करेंगे हम, एक गैस चूल्हे पर गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो उसकी मॉलिक्यूल्स क्या हो रही होगी, एक्सपेंड करेगी, फूलेगा, और एकदम चिल्ड वाटर रख करेंगे, खड़ाक से उसके अंदर डालेंगे, जानते हो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा ऐसे, तलाक से एकदम तुरंत सिकुड़ेगा, कंप्रेशन होगा उसके अंदर, ठीक है। तो एक्सपेंशन कब हुआ, हीट कर रहे थे तो एक्सपेंशन, और कंप्रेशन कब हो रहा है, जब ठंडा कर रहे थे, तो इसी को एक्सपेंशन और कंप्रेशन बोला जाता है। ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन किसके कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में बात कर सकते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के बात में बात कर सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी टर्म में किसी दो वेरिएबल के बारे रहेगा उसके रेस्पेक्ट में ही कंप्रेशन और एक्सपेंशन देखेंगे, है कि नहीं। और इन्हीं डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। तो लिख लो हेडिंग इंडिकेटर डायग्राम, पहले उसके बारे में लिख लो कहानी, छोटा सा लिख लो, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, a graphical representation of the state of system,
a graphical representation of the state of system, with the help of two thermodynamical variables, is called an indicator diagram. ये दोनों डायग्राम बनाइए तड़ाक से, एक्सपेंशन का और कंप्रेशन का। अगला हेडिंग आपके पास होगा वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। मतलब ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये आगे जब भी आप पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक में आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉमन टॉपिक हो जाएगा, है ना। ये बार बार यूज होगा फॉर्मूला, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जिस किसी को समझ में आ रहा होगा तो वेरी गुड, और नहीं आ रहा होगा तो समझने का प्रयास तो करना पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर ये कुछ गैस भरे हुए हैं, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक और बना लेते हैं इन्हीं जैसे, क्लोन कर लेते हैं, इनको थोड़ा कर लेते हैं छोटा, ठीक है, और इनका कलर कर देते हैं हम लोग ब्लैक। ये था कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये पिस्टन हो गया भाई साहब एक, और इन्हीं को हम लोग कर लेते हैं क्लोन, और इनको ऐसे करते हैं रोटेट। बड़े टेक्निकल तरीके से बनाना पड़ता है। ये हो गया हमारा इसका क्या, पिस्टन। कौन टन, पिस्टन। ओह माय गॉड, अब भाई साहब यहाँ पर हमको एक स्ट्रेट चाहिए लाइन। थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, जिन बच्चे को नहीं आएगा पूछने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है बेटा, सबको दिख रहा है क्या? वीडियो वालों बच्चों बोलो, दिख रहा है कि नहीं? यस नो, हाँ ना, वेरी गुड। एक ही बच्चा बात से वीडियो में, बाकी सब सोए पड़े हैं सब। ये कहाँ गया जी? अरे ये क्या हो रहा है भाई साहब? चलो, ये है यहां ऑरेंज। ऑरेंज क्या है आपके पास? एक वर्किंग सब्सटेंस, कोई गैस है, आइडियल गैस सपोज करो है। हमने नीचे से क्या दिया? हीट। फिगर भी बनाएगा नहीं कोई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले बता दे रहा हूं। ये फिगर हम एक्सप्लेन करने के लिए इसको ऐसे करना है। मैंने इसको क्या किया? हीट कर दिया। हीट करोगे तो क्या होगा? ये जो पिस्टन है वो यहीं रहेगा कि ऊपर जाएगा? बताओ, ऊपर जाएगा। अरे अब ये क्या हो रहा है? ये ऐसे गया और साथ साथ ये भी ऊपर ऐसे जाएगा। जाएगा क्या? यस नो? तो ये इतना एक्सपेंड हो गया। समझ में आ रहा है बात? इनिशियली क्या था बेटा? वो यहां था, है ना। फिर क्या हुआ? एक्सपेंड होकर के ये यहां पहुंच गया। हुआ? इनिशियल वॉल्यूम क्या था? V। एक्सपेंड हुआ, ये एक्सपेंड हुआ। बहुत बदमाश किस्म का आदमी है ये। मान लो एक्सपेंड हुआ, है ना। अब वॉल्यूम कितना बढ़ा? डेल्टा V बढ़ गया। इसको क्या बोलेंगे?
डेल्टा वी बढ़ गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन के अंदर? dx। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, छोटा सा एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर कोई गैस एक्सपेंड हुआ तो पक्का कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, फोर्स लग रहा होगा, फोर्स के साथ साथ आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी, ऊपर पिस्टन ऊपर की ओर डिस्प्लेस भी हो रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो तो पक्का कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? वर्क डन हो रहा होगा। वर्क डन कितना हो रहा होगा ये बताओ? अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हो रहा है तो वर्क डन कैसा हो रहा होगा? जाहिर सी बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ तो वर्क डन भी कैसा होगा? छोटा। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं dw इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिख सकते हैं क्या? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ तो वर्क डन भी छोटा। छोटा को रिप्रेजेंट करने के लिए d रिप्रेजेंट करते हैं आगे, d से। dx का मतलब छोटा डिस्टेंस है ना, dw का मतलब छोटा वर्क डन। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अब हमको एक बात और दिख रही है कि अगर ये पिस्टन ऊपर बढ़ रहा है तो पक्का कहीं ना कहीं प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तभी तो हो रहा होगा, एक्सपेंड हो रहा है तो प्रेशर लग ही रहा होगा। तो हम यहां पर प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर क्या होगा जल्दी बताओ बच्चों? प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। यस नो? अब देखो इसका ये एरिया क्या था? ए। एक्सपेंड हो गया तो भी एरिया क्या था? ए ही। एरिया में कोई चेंज हुआ? यस या नो? नो। अब मैं बोलूं एरिया इन, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। किसे? एरिया इंटू dx क्या कहलाएगा? वॉल्यूम ना। एरिया इंटू dx क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाएगा ना। कैसा वॉल्यूम कहलाएगा? v कहलाएगा कि डेल्टा v कहलाएगा? तो वो कहलाएगा डेल्टा v। dw इज इक्वल टू हो गया p डेल्टा v। अब कहोगे सर कैसे? सर कैसे डेल्टा आ गया? मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर बेटा सुनो, अगर एरिया को हम मान ले 2, ठीक है, और dx को मान ले हम लोग 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई करो, a dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? छोटा हो गया ना। छोटा हो गया, छोटे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आगे d लगाते हैं, तो यही तो वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा लेकिन छोटा वॉल्यूम हो गया, इसी वजह से dv कहा गया, इसी वजह से dv लिखा गया। कोई दिक्कत? तो ये जब भी आपको अब वर्क डन आगे के चैप्टर्स में दिखाई देंगे तो मैं उन वर्क डन की जगह डायरेक्ट क्या लिखूंगा? p डेल्टा v। कोई तकलीफ? यस या नो? अब एक और बात, अब यहां तक तो हो ही गया, एक और बात। अब अगर हम इसमें वर्क डन निकालना चाहते हैं, कितना वर्क डन किया, 0 से मान लो W तक अगर हम बात करें, मान लेते हैं अगर ये एक्सपेंड नहीं हुआ था, ये पिस्टन यहां था, तो कोई वर्क डन नहीं किया क्योंकि आपने कोई हीट दिया ही नहीं था, एक्सपेंड हुआ ही नहीं। अब अगर आपने हीट दिया और वो एक्सपेंड करके कितना हो गया? dx डिस्टेंस ऊपर चला गया, तो कुछ ना कुछ वर्क डन किया। कितना वर्क डन किया? अगर इनिशियल वॉल्यूम को आप v1 बोल लो और फाइनल वॉल्यूम को आप क्या बोल लो? v2 बोल लो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, p इंटीग्रेशन ऑफ dv कहां से कहां तक? v1 से v2 तक। इसका मतलब आप ऐसे ये भी कह सकते हो, वर्क डन dw, ये क्या है? ये है एरिया अंडर कर्व। एरिया ही तो निकला है ये चीज, ये पूरा एरिया। तो वो भी कह सकते हो, या सिंपली इतने पे छोड़ दो, इतने आपको इतना भी डीप जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने पे छोड़ दो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, एरिया अंडर कर्व के बारे में बात नहीं करते। यहां तक क्लियर होगा एक्सपेंशन में? तो जब भी कभी आपके पास dw कहीं दिखेगा कहीं नहीं, हमेशा दिखेगा, उसकी जगह आप क्या डायरेक्ट लिखोगे? p dv। बार बार नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस, CYCLIC, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? एक बार, हाँ, जब कोई प्रोसेस और आप बार बार अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा हूं आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या कहलाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। जैसे आप लोग याद होगा वाटर साइकिल, है ना, यहाँ से पानी इवापोरेट होकर के ऊपर जाती है, फिर कंडेंस होकर के नीचे आती है, फिर इवापोरेट होकर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे। ये सब क्या है आपके पास? एक साइक्लिक प्रोसेस।
आपने अपने बाइक देखा होगा, बाइक के अंदर जो इंजन के अंदर जो पिस्टन लगे होते हैं, कभी कैस्ट्रॉल का प्रचार देखा है? कैस्ट्रॉल के प्रचार में देखा होगा एक पिस्टन होता है, ऐसे फटाफट जल्दी जाता है, तो वो कौन सा प्रोसेस कर रहा है? साइक्लिक प्रोसेस। अपनी प्रोसेस को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। जैसे अगर हम थर्मोडायनेमिक में बात करें, अगर इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों? अरे सॉरी, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? यहाँ से, अगर यहाँ से वो यहाँ आया अब वापस यहाँ से ऊपर चला गया, ये प्रोसेस आपके पास क्या होगा? साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। बात समझ में आ गया? तो लिख लो फटाफट, एक लाइन में हेडिंग है साइक्लिक प्रोसेस। एनी process in which the system returns to its initial state after undergoing a series of changes are called cyclic process। छोटा सा फिगर बना लो झटपट। अब कल हमारा पास जो चैप्टर स्टार्ट मतलब टॉपिक स्टार्ट होगा वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इंपॉर्टेंट है,